गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों, जिस समय पे आप देख रहे हो उस हिसाब से एडजस्ट कर लो। ठीक है, आज से अभी 10th के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। अभी 10th की जब बोर्ड एग्जाम्स एज सुन एज वो खत्म होंगे, आपका 11th-12th का लेक्चर्स चालू होगा, राइट। तो आप 11th-12th में कोई जेई में टर्न आउट हो जाएगा, कोई नीट में चला जाएगा, राइट। तो हमारा जो 10th से 11th का जो फेज होता है वो एकदम एक्सट्रीम जंप होता है, राइट। तो इस जंप को बहुत सारे बच्चे कोप अप नहीं कर पाते, तो फिर इसके लिए हम लोग लाए ब्रिज कोर्स, जो आपको 10 से 11 जाने में बहुत हेल्प करेगा, राइट। हम लोग बीच में आपके लिंक्स जोड़ेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको 11th में जाकर प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग अभी ब्रिज कोर्स स्टार्ट करने वाले स्वराज एकेडमी विटा में। हम लोग फिजिकल लेक्चर्स भी लेंगे यहाँ पे सेंटर पे, और ऑनलाइन लेक्चर्स भी होंगे। पर ऑब्वियसली फिजिकल लेक्चर्स में हम लोग बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट। बेटर एक्सप्लेन, आपके डाउट सॉल्विंग हो पाएंगे, वहां पे आपके एमसीक्यूज होंगे वो सॉल्व करके ले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ लेक्चर्स आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। थ्रू आउट द लेक्चर जो भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायो का बेसिक बायोलॉजी चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, राइट, सबको ही मालूम है। तो आज हम लोग वो देखने वाले। सो माई सेल्फ डॉक्टर सुमंत ठाकुर, और हम लोग आज बेसिक बायोलॉजी पे देखने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखने वाले, धीरे धीरे सेल पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। स्टार्ट हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन से सेल के, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे सेल का, फिर न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे आज, और क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें जो अपकमिंग लेक्चर्स में आपको प्रेजेंट की जाएंगी। पर आज के लिए सिर्फ इतना ही आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी आप 10th से 11th में जा रहे हो, आपने सोचा होगा कि मैं नीट दूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ठीक है। तो आपको बहुत सारे लोग हैं जो रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक शायरी अर्ज है, ये दुनिया मतलबी है भाई, तुम्हें कदम कदम पे रोकेगी। ये दुनिया मतलबी है भाई, तुम्हें कदम कदम पे रोकेगी। खुद से कुछ होगा नहीं, तुम्हें करने से रोकेगी, ठीक है। तो इसी शायरी के साथ हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग सेल का इंट्रोडक्शन देखने वाले, और फिर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन टू सेल। सेल जो हमारा होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जितनी भी जीवित, जिंदा, जागती हुई ऑर्गेनिज्म्स है, सारे ऑर्गेनिज्म कैसे से बने हुए हैं उनके। अगर हम लोग बॉडी को एकदम जूम करके देखें, हमारी बॉडी है, इसको एकदम जूम किया जाए, एकदम डिटेल में जूम किया जाए, हम लोग आंखों से नहीं दिख रहा, बट जूम करेंगे माइक्रोस्कोप में तो हमको दिखेगा कि बॉडी का हर एक पार्ट कैसे से बना है, सेल से बना हुआ है। हर एक ऑर्गन बॉडी में, हर एक पार्टिकल जो हमारा कैसे से बना है, सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग उसी सेल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो सेल क्या होता है, हम लोग ये पूरे एनवायरनमेंट में हमारे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, हमारे बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब जो भी है, ये सब क्या है, सेल्स है, ये सब क्या है, सेल्स है। तो जो सेल है, हम लोग ने दुनिया में देखा कि एक सेल जो है वो अपना खाना पीना जीना अकेले कर सकता है। एक सेल अपना खाना पीना जीना अकेले कर सकता है। अगर हम लोग ने एक सेल को लिया, ठीक है, एक सेल को लिया, उसको खाना पीना दिया, तो वो अपना जीना कर लेगा इजीली, ठीक है। बट हम लोग ने एक सेल को कट करके उसके अंदर का कोई पार्ट अलग से, सिर्फ अलग से रखा, और उसको खाना पीना दिया, न्यूट्रिशन दिया, तो भी वो ग्रो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। वो एक लिविंग की तरह एक्ट करेगा क्या? हर फंक्शन करेगा कि लिविंग का? नहीं करेगा। तो हम लोग ने इसी जो थ्योरी था, इसे हम लोग ने प्रेडिक्ट किया कि जो सेल है ये क्या है, सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो जिंदगी है, सेल से नीचे की कोई भी हम लोग ने पार्टिकल ली, सेल से नीचे की पार्टिकल कोई भी ली, उसके नीचे का कोई भी पार्टिकल लिया, उसको खाना पीना दिया, तो वो लिविंग के जो भी फंक्शन होते हैं वो कंप्लीट कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हम लोग ने सेल को क्या बोला? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से छोटा कोई भी हम लोग ने मॉलिक्यूल लिया, वो लिविंग होगा क्या? नहीं होगा, राइट। हम लोग ने एक सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा, ठीक है। ये हमारा एक सेल है, ठीक है। अगर इस सेल को, सेल के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, समझो सेल को एक फैमिली की तरह समझो, ठीक है।
सेल एक फैमिली है, फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर्स है, ये एक मेंबर, ये एक मेंबर, ये एक मेंबर, ये एक मेंबर, ऐसे सेल के अंदर बहुत सारे मेंबर्स है। सेल एक फैमिली की तरह एक्ट करती है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स है और हर मेंबर का काम अलग है यहाँ पर, ठीक है। जैसे पापा का काम अलग, मम्मी का काम अलग, दादा का काम अलग, दादी का काम अलग, ठीक है। एक फैमिली चलाने के लिए कोई घर पे खाना बना रहा है, कोई बाहर से पैसा कमा रहा है, राइट। जैसे एक फैमिली चलती है, सब उसमें बहुत सारे लोग होते हैं बट सबका फंक्शन अलग होता है। वैसे एक सेल है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल होते हैं, एक एक सेल मेंबर्स होते हैं, वो सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो हम लोग सेल के बारे में पढ़ने वाले, उनके ऑर्गेनल के बारे में थ्रू आउट द लेक्चर्स पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये जो सेल है, सेल के जो मिडल में पार्ट होता है सर्कुलर, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। फिलहाल हम लोग सिर्फ नाम देखेंगे और फिर इन डिटेल अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब एक इंसान कैसा दिखने वाला है, उसके अंदर क्या चीजें बनेगी, कौन से मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो कैसे फंक्शन करने वाला है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा होगा। मतलब आपके पेरेंट्स से जो भी इंफॉर्मेशन आप में आता है, ठीक है, आपके पेरेंट्स से जो भी इंफॉर्मेशन आप में आता है और आप जो एक्ट करते हो अपने पेरेंट्स जैसा, वो किसकी वजह से होता है? हमारे सेल के अंदर एक पार्ट है न्यूक्लियस, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके वजह से होता है, ठीक है। ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल के अंदर हर इंफॉर्मेशन होता है कि आप कैसे एक्ट करने वाले हो, आप कैसे दिखने वाले हो, आपकी सोच कैसी होगी, आप मतलब जो भी खानदानी चीज होती है वो इसमें होती है, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जस्ट बगल में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये अपना न्यूक्लियस, उसके बगल में होता है एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको ईआर भी बोला जाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और बाहर हम लोग आया तो फिर उनको दिखता है एक क्या, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये चीजें सीक्वेंस में याद रखना बहुत जरूरी है। इसका जो सीक्वेंस में क्यों याद रखना, ये आपको बाद में समझेगा, मैं और लेक्चर्स में जब एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझेगा कि न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही याद रखना क्यों जरूरी है, उसके बाद गोल्जी बॉडी क्यों याद रखना जरूरी है। अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो उस सीक्वेंस में याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और देखेंगे तो हमको एक ऑर्गेनल दिखता है ऐसा, उसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये सिर्फ बेसिक हो गया, ठीक है। हम लोग इन डिटेल और बताएंगे। ये एक सेल के नीचे का कोई भी ऑर्गेनल अगर हम लोग ले तो वो लिविंग नहीं होता, ठीक है। वो अपना सारा फंक्शन अकेले खुद नहीं कर पाता, समझ में? अगर हम लोग ने, ये सेल है सपोज, एक फैमिली है, फैमिली में से एक औरत है, ठीक है, उसका पति मर जाता है, ठीक है, और उसका पति अकेला मेंबर था जो कमा रहा था उसकी फैमिली में, तो अब वो बीवी अपना रहना खाना पीना कर पाएगी क्या? नहीं, वो सिर्फ खाना बनाने का काम करती, राइट, सपोज। तो अब वो कमा रही है? नहीं, उसके फैमिली को पूरा फंक्शन करने के लिए पति भी चाहिए था, बीवी भी चाहिए थी। अब वो बीवी फंक्शन करेगी जब उसका पति मर जाएगा? नहीं। वैसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन करने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो एक सेल है। इसके लिए सेल को बोला जाता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अभी हम लोग ने सेल को देखा, ठीक है, सेल को ऊपर से देखा। सेल क्या है? लिविंग मॉलिक्यूल है, उसके नीचे कोई भी हम लोगों ने ऑर्गेनल लिया तो खुद से फंक्शन नहीं कर सकता, इसके लिए उसको क्या बोला गया? द यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। तो अभी ये जो हमारा सेल था, ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। क्या? एक फैमिली है, फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। वैसे सेल के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो वो जो सेल मेंबर्स हैं उनको क्या बोला जाता है? तो सेल मेंबर से उनको ऑर्गेनल्स बोला जाता है। सेल के जो भी मेंबर्स है उसको ऑर्गेनल्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं मोस्टली, जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं। आपके एनसीईआरटी 11th की जो देखेंगे, ठीक है, 11th की एनसीईआरटी में आपको सिर्फ नाम दे दिए गए, ठीक है, बट उसको हम लोग अच्छे से क्लासीफाई करके पढ़े तो हमको रिमेंबर ज्यादा रहेगा, राइट। तो आपको 11th की एनसीईआरटी, इसी बात पे ये बता देता हूँ, आपको 11th की एनसीईआरटी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइन बाय लाइन आपकी नीट में एक एग्जाम में लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट लाइन को उठा के रख दिया जाता है, बच्चों का जिस लाइन पे ध्यान नहीं जाता पढ़ते वक्त वही लाइन उठा के नीट के पेपर में रख देते हैं। इसके लिए एक टीचर का होना बहुत जरूरी है जो आपको हर लाइन पे फोकस करवाए, उस लाइन का क्या मतलब है वो बताए, ठीक है। आप अगर हमारे से जुड़े रहेंगे थ्रू आउट द नीट का जो भी हमारा सिलेबस होने वाला है तो आपको समझेगा नीट
पूरे बुक में एनसीईआरटी की कौन सी लाइन का क्या मतलब हो रहा है, राइट। ठीक है, तो सेल मेंबर्स क्या होते हैं, सेल मेंबर्स को बोला जाता है ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो जो ऑर्गेनल्स है वो 3 टाइप के होते हैं मोस्टली। ठीक है, 3 टाइप के, एक होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। दूसरे होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, और थर्ड होते नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, हाँ, तो अगर हम लोग जब इस सेल को देखें उसके अंदर जो ऑर्गेनल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक साइटोप्लाज्म, एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, एक होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो जब हम लोग एक सेल को देखते हैं, ठीक है, तो ये सेल है, सेल के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, जो फ्लूइड होता है सेल के अंदर, सेल है, सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स, उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। जो लिक्विड फ्लूइड होता है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के लिए अंदर एक एक ऑर्गेनल, बाकी के जो ऑर्गेनल्स है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डूबे हुए हैं। समझ में आ रहा है, जैसे कि एक पॉन्ड है और पॉन्ड के अंदर थर्माकोल तोड़ तोड़ के डाल दिया गया है, तो थर्माकोल के साथ तैरेगा, राइट। वैसे एक सेल है, सेल के अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स तैर रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो एक पहला ऑर्गेनल हो गया साइटोप्लाज्म, बाकी के 2 ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में बहुत सारे आते हैं, स्टार्ट होता है न्यूक्लियस से। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या होते हैं कि हमारा सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे सेल मेंबर्स है ऑर्गेनल, तो वो जो ऑर्गेनल है ना उसको एक मेम्ब्रेन बाउंड है, उसको मेम्ब्रेन की कवरिंग है, समझा। वो ऐसे खुले डूबे हुए नहीं, पैक करके डुबाए गए वो सेल के अंदर, उनको पैकिंग है और सेल के अंदर एक एक डूबे हुए। समझ में आ रहा है, तो जो जिनको पैकिंग है उनको क्या बोला जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। सपोज हमारा ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, तो ये जो न्यूक्लियस है वो बिना ऐसे खुला मिक्स नहीं है साइटोप्लाज्म के साथ, साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स्ड नहीं है, उसको एक लेयर है, एक मेम्ब्रेन है जो सेपरेट कर रही है उसको बाहर से। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को क्या सेपरेट कर रही है, एक मेम्ब्रेन। तो ऐसे ऑर्गेनल्स को क्या बोला जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। फर्स्ट हो गया हमारा न्यूक्लियस, सेकेंड हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, अलग अलग ऑर्गेनल्स के हम लोगों ने फोटो रखे हुए यहाँ पे। जैसे ये देखिए, ये हमारा जो सर्कुलर दिख रहा है आपको, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकेंड हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, न्यूक्लियस का काम होता है कि आपके जो पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, आपके पेरेंट्स से जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको स्टोर करके रखना और आपके फ्यूचर जनरेशन को देना। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन किसका है, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के बाद हमने लिखा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये अपना न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस होती है। क्या होती है, एनर्जी हाउस। हम लोग जितना कुछ खाना खाते हैं वो सब हमारे सेल के पास जाता है, हर सेल के पास। हमने खाना खाया, हमारे स्टमक में एब्जॉर्ब हुआ, स्टमक से ब्लड में गया, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो कर रही है, तो ब्लड ने हर सेल के पास लेकर गई और हर सेल ने फिर वो फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। सेल के अंदर जैसे ही वो फूड आया, वो फूड सारा किधर गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उस फूड के अंदर से एनर्जी निकाली गई। समझ में आया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमने देखा ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ईआर हमारे 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आपको और डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाया जाएगा, अभी ओवरव्यू बता रहा हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम 2 टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है न्यूक्लियस के बगल में, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के जस्ट बगल में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। समझ रहे हो क्या,
समझ में आ रहा है? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट बगल में प्रेजेंट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, ये दिख रहा है ये डायग्राम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है? जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर ऐसे डॉट 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 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, ये डॉट 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 दिख रहा है क्या? ये डॉट गोल गोल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को बोला जाता है राइबोसोम। क्या बोलते हैं इसको? राइबोसोम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन सब बताया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में। इसका नाम हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसके ऊपर डॉट 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 स्ट्रक्चर नहीं होते, मतलब राइबोसोम नहीं होते। ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एस फॉर स्मूथ, ER म्हणजे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक आहे, नेक्स्ट जे स्ट्रक्चर आहेत बघा, तर नेक्स्ट कोणतं आहे आपलं? गोल्गी अपॅरेटस। ठीक आहे, गोल्गी अपॅरेटस किंवा गोल्जी बॉडी। ठीक आहे, तर गोल्जी बॉडी कुठे असतो? तर आपलं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम झालं, ह्याच्या जस्ट नेक्स्ट काय असतो? आपली गोल्जी बॉडी। ठीक है, सब सेल के सबसे सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जस्ट बगल में क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम, जो कि स्मूथ भी हो सकता है और रफ भी हो सकता है। उसकी जस्ट आगे क्या अपना गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी में से फिर नेक्स्ट एक ऑर्गेनल बनता है लाइसोसोम। लाइसोसोम हमारा जो गोल्गी बॉडी होता है उसके अंदर से टूट के ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स, ये हमारा गोल्जी बॉडी है। ठीक है, ये जो मैंने अभी बताया गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या अपैरेटस, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसमें जो गोल, इसमें से टूट टूट के गोल गोल स्ट्रक्चर निकलता है। इन गोल स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये जो भी मैंने अब तक बताया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये सब कैसे होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, ये बिना मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे क्या? नहीं, इनके सबके आउटर सरफेस पे क्या होगा? एक मेम्ब्रेन होगा। इतना समझ में आ रहा है आपको? बेसिक बताया जा रहा है अभी सिर्फ। ठीक है, अभी इतना हो गया हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इसमें और सारे ऑर्गेनल्स है पर आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में बताए जाएंगे। फिलहाल के लिए ये सिर्फ इंट्रो चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। हमारा सेल है, सेल के अंदर पहला ऑर्गेनल कौन सा है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है जिनको मेम्ब्रेन है। वो सारे ऑर्गेनल्स को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, फिर कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है जिनको मेम्ब्रेन नहीं है, वो बिना मेम्ब्रेन के खुले प्रेजेंट है ऐसी साइटोप्लाज्म में। समझ में आ रहा है? ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में बिना मेम्ब्रेन, बिना आउटर कवरिंग के प्रेजेंट है। ऐसे ऑर्गेनल्स को क्या बोला जाता है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो ठीक है, तो ये दो टाइप के हमारे बॉडी में, एक होता है राइबोसोम और दूसरा होता है सेंट्रियोल। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है? तो ऐसे दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? दो स्ट्रक्चर्स साथ में आके, ठीक है, दो RNA और प्रोटीन होते हैं। ये RNA और प्रोटीन से बना होता है, ये RNA और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, ये दोनों साथ में आके एक क्या बनाते? राइबोसोम बनाते। क्या बनाते? राइबोसोम। और ये राइबोसोम क्या करता है? हमारे न्यूक्लियस में जितना इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन किसी प्रोटीन के लिए कोड होता है, मतलब उसके अंदर कोड होता है किसी कोई प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो कोड है ये न्यूक्लियस में से बाहर जब आता है और ये किधर जाता है? राइबोसोम के पास। तो राइबोसोम उस कोड को रीड करके, राइबोसोम उसमें से कोड रीड करता है और वो कोड के हिसाब से प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? ये जो मैंने स्ट्रिंग बनाई है क्या? अपना प्रोटीन। ठीक है, समझ में आ रहा है? राइबोसोम होता है जिसमें दो कैप स्ट्रक्चर होते हैं, दो कैप स्ट्रक्चर साथ में आते हैं, न्यूक्लियस में से कोड आता है और वो कोड इधर राइबोसोम में अटैच होकर प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो राइबोसोम का फंक्शन क्या हो गया? प्रोटीन फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? तो राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ये सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। बट एक ऑर्गेनल है सेंट्रियोल, इसको भी बाहर कोई मेम्ब्रेन होती नहीं। ठीक है, तो सेंट्रियोल क्या होता है? एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ये क्या करते हैं? जब सेल डिवाइड होता है ना, तो सेल के एक पोल पे और दो पोल पे, ये सेल है हमारा, सेल का ये ऊपर का पोल, नीचे का पोल, ये दो सेल पोल पे जाते हैं। ठीक है, और पोल पे जाके ये जो न्यूक्लियस को है दो पार्ट्स में डिवाइड होने को हेल्प करते हैं।
न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, ये डीएनए को दो पार्ट में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, न्यूक्लियस को दो पार्ट में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। समझ में आ रहा है? तो सेंट्रियोल है, ये भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और ये प्रेजेंट होता है सिर्फ एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल्स ओनली। ठीक है, ये जो चीजें इस पे एमसीक्यू बनता है। ठीक है, आपको पूछ लेंगे एमसीक्यू में कि नेम ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट इन लिजर्ड एंड नॉट इन एलोवेरा, ऐसा क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि लिजर्ड मतलब एक एनिमल, ठीक है, एलोवेरा मतलब एक प्लांट। प्लांट में प्रेजेंट होगा क्या? नहीं, एनिमल में प्रेजेंट होगा, और वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है? सेंट्रियोल। ऐसे घुमा के नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपके बुक से ही सब क्वेश्चन आते हैं। समझ में आए? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस को इन डिटेल देखने वाले। ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में हम लोग इस लेक्चर में इन डिटेल देखने वाले। ठीक है, तो हम लोग कभी भी एक सेल को देखते हैं, जैसे आप भी देखिए यहां पे था, मैंने सेल बनाया। ठीक है, तो सेल के सेंटर में क्या प्रेजेंट है? हमारा एक ऑर्गेनल प्रेजेंट है। उस ऑर्गेनल को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। तो ये जो सबसे इंटरेस्टिंग ऑर्गेनल है हमारी बॉडी की, ठीक है, ये जो ऑर्गेनल है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले अच्छे से। तो ये जो न्यूक्लियस है ये सेल के किधर प्रेजेंट होती है? बीच में। सेल के एकदम सेंटर में क्या प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है, ये सबसे पहली बात तो चीज हम लोग ने क्या पढ़ा? ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। क्या है ये? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इतना समझा आपको? दूसरी चीज अभी बताया गया था, सारे ऑर्गेनल्स के क्लासिफिकेशन में आपको बताया गया था कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। पर एक बहुत अमेजिंग बात है कि इसके ऊपर जो है एक मेम्ब्रेन नहीं होती, दो मेम्ब्रेन होती। क्या होती है? दो मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। क्या है ये? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। समझ में आया? ऑर्गेनल है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन है, बट एक मेम्ब्रेन है क्या? दो मेम्ब्रेन है। देखो ध्यान से देखो, ये जो हम लोग ने डायग्राम डाला है, ये सेल है हमारा। सेल के अंदर से जो न्यूक्लियस था, इसको जूम इन करके हम लोग देख रहे हैं जब, तो हम लोग को देखिएगा कि इसको एक मेम्ब्रेन तो है, ये दिख रहा है क्या? बाहर दूसरा मेम्ब्रेन भी। ठीक है, तो ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है इसको क्या बोला जाता है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है इसको? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंदर वाले मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बीच वाले स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। समझ में आ रहा है आपको? बेसिक चीज। ठीक है, अभी इतना हम लोग जान गए कि न्यूक्लियस है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एक न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जो भी आपके फादर और मदर से आपके अंदर इंफॉर्मेशन है, वो सारा इंफॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म में किधर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं अभी? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। डीएनए और क्रोमोसोम, ये जो भी चीजें हैं, इनका हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग बेसिक्स अपने बना रहे हैं। आपको 10th में 9th में बहुत बेसिक चीजें बताई गई है, तो उसको थोड़ा हम लोग अपग्रेड करके धीरे धीरे आपकी लेवल बढ़ाएंगे और आपको नीट के लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देखने वाले। ठीक है, तो न्यूक्लियस के जो स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में हम लोग को अलग अलग पार्ट दिखते हैं। सबसे पहले क्या दिखता है हमको? एक न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखने वाले मेम्ब्रेन के बाद में। ठीक है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक फ्लूइड चीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक फ्लूइड चीज। सबसे पहले मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेम्ब्रेन जो है ये कितने हैं? दो। पहले वाले का नाम क्या है? एक का आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाले का क्या? ये बाहर वाले का नाम है। बाहर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ जो प्रेजेंट है उसको इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। और दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? ये दो मेम्ब्रेन है। हम लोग, हमारा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर की तरफ एक लेयर, बाहर की तरफ एक लेयर, और ये दो लेयर से इसके बीच में एक स्पेस है, जिसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं इसको?
ठीक है। कहीं कहीं पे क्या होता है मेम्ब्रेन में, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, ये दोनों हो जाते हैं फ्यूज। क्या हो जाते हैं ये दोनों? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाते हैं। दिख रहा है आपको? आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन फ्यूज होके एक होल बनाते हैं मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये होल क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि ना हमारे जो भी इंफॉर्मेशन है बॉडी का वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन जाएगा साइटोप्लाज्म में, और वो इंफॉर्मेशन से राइबोसोम कुछ प्रोटीन बनेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ये होल नहीं होगा तो यहाँ का जो इंफॉर्मेशन वो ट्रैवल कैसे होगा बाहर, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल होने के लिए ये होल्स प्रेजेंट है। इन होल्स को क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाते हैं? फ्यूज टू फॉर्म न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर क्यों होता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज करने के लिए, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज पॉसिबल करने के लिए ये न्यूक्लियर पोर होता है। समझ में आ रहा है? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये हमारे न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? फ्यूज टू फॉर्म न्यूक्लियर पोर फॉर एक्सचेंज, ठीक है। ये हो गया हमारे मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ हम जाएंगे। कोई भी ऑर्गेन हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है। सेल के बारे में पढ़ेंगे तो अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, बट जब किसी ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे तो अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। सबसे बाहर हमने देखा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर गए तो हम लोग को एक फ्लूइड रीजन दिखा, ठीक है। ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है आपको, पर्पल कलर का, ये पर्पल कलर का क्या दिखा? हम लोग को फ्लूइड दिखा, ठीक है। फ्लूइड, ये जो फ्लूइड था इसको हम लोग ने बोला न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इस फ्लूइड को हमने क्या बोला? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या हमारा जो डीएनए था, जेनेटिक मटेरियल था, ये ऐसे उलझ के प्रेजेंट था, उलझा हुआ पूरे में प्रेजेंट है, उलझा हुआ न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो इस जेनेटिक मटेरियल को हम लोग ने क्या नाम दिया? क्रोमैटिन नाम दिया। क्या बोला? क्रोमैटिन मटेरियल। ये जो क्रोमैटिन था, ठीक है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है पूरे न्यूक्लियस में प्रेजेंट, ठीक है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये ना सब जगह, मतलब सारा का सारा स्टैंड एक्टिव नहीं होता, कुछ इनएक्टिव होता है। उसके बारे में हम लोग आपको अगले लेक्चर्स में बताएंगे, अभी के लिए नहीं बताएंगे, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल जो है, ये क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर सारा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। सेल के बीच में हम लोग एक डार्क रीजन देखते हैं, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। समझ में आ रहा है आपको? अभी सेल एक रेस्टिंग फेज में है, ठीक है। सेल जब भी एक रेस्टिंग फेज में होता है तो उसका जो भी क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो होता है ऐसा उलझा हुआ, सब दिख रहा है, उलझा हुआ। जब डिवाइड नहीं कर रहा, सेल आराम से बैठा हुआ है, उसको डिवाइड नहीं करना है, एक सेल से दो सेल नहीं बनाना है, तब इसका क्रोमैटिन मटेरियल ऐसे उलझा हुआ होता है। तो उसको क्या बोला जाता है? उस फॉर्म में उसको बोला जाता है क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। बट जब सेल डिवाइड करने लगा, ठीक है, तो ये सेल है, ये सेल को एक सेल से दो सेल बनाना है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनाना है। समझ आ रहा है? तो जो न्यूक्लियस बनाना है, तो दो न्यूक्लियस बनाने के लिए इसका जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा अंदर में, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर ये क्रोमैटिन मटेरियल ऐसे उलझा हुआ है तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना इजी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो सेल डिवाइड करने से जस्ट पहले एक कंडेंस्ड फॉर्म बनाता है। क्या बनाता है? कंडेंस्ड फॉर्म। ये पहले उलझा हुआ था, ये कंडेंस्ड फॉर्म बनाता है जस्ट डिवाइड करने से पहले। उस कंडेंस्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? सेल जब डिवाइड नहीं कर रहा था तभी ऐसे क्रोमोसोम, ऐसे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था पूरे में, ठीक है। पर जब डिवाइड करने लग रहा सेल तो उसने कंडेंस करके मतलब सारा क्रोमैटिन मटेरियल साथ में आके ऐसे फॉर्म्स बनाता है। ऐसे फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमोसोम। तो ह्यूमन बीइंग में आपने पढ़ा होगा 9th में कि ह्यूमन बीइंग में 43 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल सेल है, अगर आपको नीट में क्वेश्चन आता है एक नॉर्मल सेल है जो डिवाइड नहीं कर रहा है, उसके अंदर 43 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे क्या? तो आप क्या बोलोगे? नहीं, क्योंकि जो रेस्टिंग फेज में जो सेल होता है उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं होते, उसमें
क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। जब सेल डिवाइड करने लगता है तो क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है जो कि 43 पेयर होता है, ठीक है। तो हम लोग जो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम कैसे बनता है और क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं बॉडी में, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ स्वराज्य अकेडमी बीटा के साथ। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय।